कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण खत्म हुआ। 96 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को लेकर अपनी सरकार की नीति और नीयत की व्याख्या की। 96 के भाषण में, जो पूरा इनका 96 मिनट का भाषण था, 96 मिनट के भाषण में विपक्ष के हर प्रहार का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के हर आरोप का चुन चुनकर जवाब दिया। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना, चीन की घुसपैठ, संविधान, बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला था। पीएम ने इन मुद्दों का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे इशारे में हर आरोप का जवाब दिया। आज 96 मिनट के भाषण में मोदी ने क्या क्या कहा, क्यों कहा, इस डिटेल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले सुनिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की नीति को हथियार बनाकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के, एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के, एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के, एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। 2014 के पहले ऐसे बम गोले फेंके गए, बंदूक की ऐसी गोलियां चलाई गई कि देशवासियों का जीवन छलनी कर दिया गया था। हमने धीरे धीरे उन घावों को भरते भरते आगे बढ़े। 2 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख रुपया 2013-14 में 2 लाख रुपये, सिर्फ 2 लाख रुपये, उस पर इनकम टैक्स माफी थी। और आज 12 लाख रुपये संपूर्ण रूप से इनकम टैक्स से मुक्ति। और हमने बीच के कालखंड में भी, 14 में भी, 17 में भी, 19 में भी, 23 में भी हम लगातार ये करते आए, घाव भरते गए। और आज बैंडेज बाकी था, वो भी कर लिया। जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी।
आदरणीय सभापति जी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीति हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है? क्या कारण है? राष्ट्रपति जी के भाषण की चर्चा के समय यहां विदेश नीति की भी चर्चा हुई और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री, और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे, इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आए। संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी के तेवर हमलावर हैं। लोकसभा चुनाव से ही राहुल गांधी संविधान के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते आए हैं। बीते दिन भी राहुल गांधी ने संविधान के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। आज पीएम ने संविधान को लेकर राहुल के हर सवाल का जवाब दिया। अरे हां, ये बात सही है, परंपरा है कि राष्ट्रपति जी जब उद्बोधन करते हैं तो उस सरकार के उस साल के कार्यकाल का ब्यौरा देते हैं। उसी प्रकार से राज्यों में गवर्नर का जो उद्बोधन होता है सदन में, वो उस राज्य के कार्यकलापों का ब्यौरा देते हैं। संविधान और लोकतंत्र का स्पिरिट क्या होता है? जब गुजरात के 50 वर्ष हुए, गोल्डन जुबली ईयर मना रहे थे, और सद्भाग्य से मुझे उस समय मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत था मैं, तो हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। हमने किया इस गोल्डन जुबली ईयर में पिछले 50 वर्ष में सदन में जितने भी गवर्नर के भाषण हुए, मतलब उस समय की सरकारों का ही वाहवाही उसमें होती है, हमने कहा कि उन 50 साल में जितने भी गवर्नर के भाषण हुए हैं, सबको ही
एक पुस्तक के रूप में तैयार किया जाए, ग्रंथ बनाया जाए और आज सभी लाइब्रेरीज में वो ग्रंथ अवेलेबल है। इसके लिए कानून भी बनाया और आज विधिवत रूप से इलेक्शन कमीशन बनेगा तो अपोजिशन लीडर भी उसके निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सा होंगे। ये काम हम करते हैं और ये मैंने पहले ही कहा, हम इसलिए करते हैं कि हम संविधान को जीते हैं, संविधान की भावना को जीते हैं, इसलिए ऐसे मजबूत निर्णय भी हम करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा संविधान हमें भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता है। जो लोग संविधान को जेब में लेकर के जीते हैं उनको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। हमने ट्रिपल तलाक का खात्मा कर करके संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम बेटियों को हक देने का काम किया है, समानता का अधिकार दिया है। अब बारी आई दिल्ली की। कल दिल्ली में वोटिंग है। वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास पर खर्च हुए जनता के पैसों को लेकर घेरा। नाम नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी वर्किंग स्टाइल और केजरीवाल की वर्किंग स्टाइल का फर्क बताया। आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 10 साल पहले 1,80,000 करोड़ था, हमारे आने से पहले। आदरणीय सभापति जी, आज 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट। हम लगातार युवा भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल हैं जो लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दरमियान ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने अपने संकुचित मानस के कारण, कुनीतियों के कारण गरीबों के लिए इन अस्पतालों के दरवाजे बंद करके रखे हुए हैं और इसका नुकसान कैंसर के मरीजों को उठाना पड़ा है। ये भाषण, ये प्रधानमंत्री का जो संबोधन था 96 मिनट का था और इस 96 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी साथ में पेश किया। बजट में मिडिल क्लास को मिली छूट की वजह बताई, तो वहीं एससी, एसटी, ओबीसी को लेकर अपनी सरकार की योजनाओं का पूरा हिसाब किताब सामने रखा। 5 दशक तक
गरीबी हटाओ के नारे सुने हो और अब 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले, ऐसे ही नहीं। योजनाबद्ध तरीके से, समर्पित भाव से, अपनेपन की पूरी संवेदनशीलता के साथ जब गरीबों के लिए जीवन खपाते हैं ना, तब ये होता है। गरीब को झूठे नारे नहीं, हमने सच्चा विकास दिया। गरीब का दुख, सामान्य मानवी की तकलीफ, मिडिल क्लास के सपने ऐसे ही नहीं समझे जाते। आदरणीय सभापति जी, इसके लिए एक जज्बा चाहिए। जिसने हमें अवसर दिया, हमने समाधान खोजने का प्रयास किया। हमारा मॉडल है बचत भी, विकास भी। जनता का पैसा जनता के लिए। हमने जनधन, आधार, मोबाइल की जेम ट्रिनिटी बनाई और डीबीटी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये देना शुरू किया। आदरणीय सभापति जी, हमारे कार्यकाल में हमने 40 लाख करोड़ रुपया सीधा जनता जनार्दन के खाते में जमा किया। मैं बचत की तो बात कर रहा हूं, लेकिन पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए। ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। 2014 से पहले हमारे देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी। 2014 के पहले मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी। आज 780 मेडिकल कॉलेज हैं। अब मेडिकल कॉलेज बड़े हैं तो सीटें भी बड़ी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल है आदरणीय अध्यक्ष जी। और इसलिए कॉलेजें बड़ी हैं, सीटें भी बड़ी हैं। 2014 में हमारे देश में एससी छात्रों की, 2014 से पहले हमारे देश में एससी छात्रों की एमबीबीएस की सीट 7,700 थी। हमारे आने से पहले दलित समाज के हमारे 7,700 युवा डॉक्टर बनने की संभावना थी। 10 साल हमने काम किया। आज संख्या बढ़कर एससी समाज के 17,000 एमबीबीएस डॉक्टर की व्यवस्था की है। कहां
7,700 एंड कहा 17,000। अगर दलित समाज का कोई कल्याण का और समाज में तनाव लाए बिना एक दूसरे के सम्मान को बढ़ाते हुए यहां किसान की बातें करते हैं। 2014 से पहले यूरिया मांगने पर लाठी पड़ती थी, रात रात कतारों में खड़ा रहना पड़ता था और वो जमाना था जब खाद किसानों के नाम पर निकलती थी लेकिन खेत में नहीं पहुंचती थी, कहीं और ही काले बाजारी में, और 1 रुपया 15 पैसा वाला हाथ की सफाई का खेल चलता था। आज किसान को पर्याप्त खाद मिल रही है। ये तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है। हम देश की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक भारत बनाने के लिए, सक्षम भारत बनाने के लिए और विकसित भारत का संकल्प साकार करने के लिए हम आने वाले अनेक वर्षों तक जुटे रहने वाले हैं।